आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। इनमें चंबा का डलहौजी शामिल है। जोरदार बारिश के साथ ही जमकर बर्फबारी हुई है और सड़कों ने 1 फीट तक बर्फ जम चुकी है। यही नहीं, पहाड़ियों पर भी बर्फ जमी हुई है। नवंबर के ही महीने में ऐसी बर्फ देखकर यहाँ के लोग काफी खुश हैं। उन्हें ये उम्मीद है कि बर्फ से सेब की फसल भी अच्छी होगी और पर्यटन उद्योग को फायदा होगा। मौसम विभाग का मानना है कि अभी हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी की शुरुआत हुई है और आने वाले वक्त में बारिश और बर्फबारी में तेजी आएगी। यहाँ पे तो हम ठंड के कारण आए थे, लेकिन यहाँ पे हमें स्नोफॉल मिल गई और हम इतना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। और सबको डलहौजी यहाँ पे आना चाहिए इस टाइम पे, और आप यहाँ पे स्नोफॉल का इतना मजा ले सकते हो कि आप वापस जाने का भी नाम नहीं लोगे। यहाँ सीजन का फर्स्ट स्नोफॉल हुआ है। हमने यहाँ बहुत एंजॉय किया। हमने यहाँ आई लव डलहौजी लिखा स्नो में, हमने यहाँ हार्ट बनाया है, हमने यहाँ स्नोमैन बनाया है और हम यहाँ बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ब्यूटीफुल सीनरी है। घर के अंदर जाने का मन ही नहीं कर रहा है। हम यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं और सबको एक बार डलहौजी जरूर आना चाहिए। दिवाली के फौरन बाद मौसम में ऐसी करवट ली कि पूरा उत्तर भारत ठिठुरन महसूस करने लगा। पहाड़ों पर तो भारी बर्फबारी हो गई। जम्मू कश्मीर के ज्यादातर हिस्से बर्फ की मोटी चादर से ढक गए और घरों से लेकर सड़कों तक सब कुछ सफेद दिखाई देने लगा। घरों की छतों पर कई इंच मोटी बर्फ की चादर जम गई। दूर दूर तक पेड़, पहाड़ सब कुछ सफेद दिखने लगे। घूमने के लिए गुलमर्ग पहुंचे लोगों की तो जैसे चांदी हो गई। बर्फबारी का ऐसा दौर शुरू हुआ कि पैदल चलने तक की जगह नहीं बची। गुलमर्ग में बर्फ की चादर कुछ इंच मोटी नहीं बल्कि करीब 1 फीट मोटी जमा हो गई। लेकिन इस बर्फबारी ने उन लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी जो रास्तों में ही फंस गए। जम्मू से कश्मीर को जोड़ने वाले हाईवे को बर्फबारी की वजह से बंद करना पड़ा। ट्रकों की लंबी कतार जम्मू के पास ही जमा हो गई, जो हाईवे खुलने का इंतजार कर रहे हैं। सड़कों पर फंसे लोगों के पास न तो खाने पीने का सामान है और न ही मंजिल पर पहुंचने का कोई रास्ता। नहीं खाने के लिए मिल रहा, नहीं पानी पीने के लिए मिल रहा, नहीं कुछ है। कुछ लोग तो गाड़ी हाईवे पर छोड़कर पैदल ही मंजिल की तरफ निकल पड़े। बहुत बुरी हालत है। हाँ। कुछ इमरजेंसी उसकी वजह से पैदल चल रहे हैं। सरकारी एजेंसियां बड़ी बड़ी मशीनों से रास्ते साफ करने में जुटी हैं, लेकिन आसमान से बर्फ गिरना बंद न होने की वजह से चुनौतियां कम नहीं हो रही। और ऐसा ही हाल हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों का भी है। हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी के कारण कई अहम रास्ते बंद हो गए, जिनमें ऊंचाई पर बने पर्यटन स्थल ही नहीं, राजधानी शिमला का भी हाल बेहाल हो गया। शिमला में आसमान से गिर रही बर्फ ने तमाम रास्ते ठप कर दिए। सड़कों पर कई इंच मोटी बर्फ बिछ गई। यहां तक कि खुले में खड़ी कारें भी पूरी तरह बर्फ से ढक गईं। बर्फबारी की वजह से तापमान में भी भारी गिरावट आई। कई जगहों पर तापमान 0 से भी नीचे यानी माइनस में रिकॉर्ड किया गया। पर्यटन से जुड़े लोग इस बर्फबारी से खुश हैं। बर्फबारी हुई है, बहुत अच्छी बात है सब लोगों के लिए। मनाली में भी सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जिससे पर्यटकों के चेहरे खिल उठे। पर्यटक बर्फ के साथ खेलते हुए और बर्फबारी के बीच झूमते हुए दिखने लगे। पर्यटन से जुड़े लोगों का मानना है कि ये बर्फबारी कोरोना संकट से बाहर निकलने में बेहद मददगार साबित होगी। पीएम मोदी के जेएनयू में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा अनावरण के बाद जेएनयू का नाम बदलने की मांग उठी है। बीजेपी महासचिव सीटी रवि ने कहा कि जेएनयू का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद कर दिया जाए। हाल ही में गोवा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के प्रभारी बनाए गए बीजेपी महासचिव सीटी रवि ने कहा कि जेएनयू का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद के नाम पर रखा जाए। सीटी रवि ने अपने ट्वीट में लिखा कि स्वामी विवेकानंद भारत की विचारधारा के लिए खड़े हुए थे। उनके दर्शन और मूल्य भारत की ताकत को दर्शाते हैं। ऐसे में ये सही होगा कि जेएनयू का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय कर दिया जाए। ये कौन है साहब? न जाने कौन है। उनको पता होगा कि ये बोलेंगे तो ये मुद्दा बनेगा, इस पर क्रिया प्रतिक्रिया आएगी। जवाहरलाल नेहरू और स्वामी विवेकानंद को समझना है ना तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ लीजिए। पढ़ते नहीं हैं आप लोग, पढ़ भी नहीं सकते। आपकी समझ ही नहीं उतनी। आप तो 15-20 पन्नों की जो किताब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करता है उस पर बात करते हैं। बहुत खूबसूरती से जवाहरलाल नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में सब कुछ का जिक्र किया, और विवेकानंद जी को पूरा पढ़ लेंगे ना तो शायद समझ नहीं पाएंगे। विवेकानंद जी कबीर की तरह थे, कबीर को संभाल नहीं पाएंगे आप लोग। This shows the mindset of the Bharatiya Janata Party leaders of the British policy divide and rule. I ask why should we change the name of Jawaharlal Nehru University? महाराष्ट्र में लंबे वक्त से बंद धार्मिक स्थलों को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया, लेकिन इस दौरान लोगों को कोरोना नियम का पालन करना जरूरी होगा। कोरोना संकट की वजह से पूरे राज्य में 18 मार्च से सभी धार्मिक स्थल बंद कर दिए गए थे।
लेकिन कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आने के बाद राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार ने करीब 8 महीने बाद सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत दे दी, जिसके बाद दर्शन के लिए मंदिर, दरगाह और गुरुद्वारों समेत दूसरे धार्मिक स्थलों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में लोग कोरोना नियमों का पालन करते हुए गणपति के दर्शन करते दिखाई दिए। आज से मंदिरों के खुलने की शुरुआत हो रही है। सिद्धिविनायक मंदिर की तस्वीरें सीधा देखिए। हाजी अली दरगाह पर भी दर्शन के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। दरगाह के अंदर जाने से पहले वहां आए सभी श्रद्धालुओं का तापमान जांचा गया और फिर सैनिटाइजर से उनके हाथ साफ करवाए गए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुंबई के प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह के ठीक गेट है, तो तमाम जो लोग हैं अब वहाँ पर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। शिरडी में तो साईं बाबा के दर्शन के लिए रात से ही लोग लाइन में खड़े हो गए। कोरोना से बचने के लिए लोग मास्क तो पहने नजर आए, लेकिन उनके बीच सोशल डिस्टेंसिंग की कमी दिखी। मध्य प्रदेश के खरगोन से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें एक आदमी शराब की दुकान पर काम करने वाले 2 कर्मचारियों को बुरी तरह पीटता दिखा और गोदाम में आते ही उसने एक कर्मचारी को पकड़ लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। इस बीच ये कर्मचारी बार बार छोड़ने की गुहार लगाता रहा, लेकिन वो नहीं रुका और लगातार उस पर थप्पड़ बरसाता रहा। गोदाम से बाहर निकलने के बाद इस आदमी ने एक दूसरे कर्मचारी को पकड़ लिया और उस पर टूट पड़ा। मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। वीडियो भी का वायरल हुआ है, जिसकी अभी हम पड़ताल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आरोप है कि इस आदमी ने खुद पिटाई का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक और विरोधी एक बार फिर मारपीट पर उतर आए। 13 दिन पहले हुए राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन जीते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक हार स्वीकार करने को तैयार नहीं। उल्टा उनके हजारों समर्थक नतीजों के विरोध में वॉशिंगटन डीसी में जुट गए। लेकिन उनका नतीजों को नहीं मानना डोनाल्ड ट्रंप के विरोधियों को बिल्कुल रास नहीं आया और वो अपना आपा खो बैठे। सामने आए इस वीडियो में दोनों तरफ के प्रदर्शनकारी एक दूसरे के खून के प्यासे दिखे। वो ऐसे गुत्थम गुत्था नजर आए जैसे आज तो मारकर या मरकर ही दम लेंगे। तस्वीरों में लड़के एक दूसरे को जमीन पर गिरा गिरा कर घूंसे मारते नजर आए। एक दूसरी तस्वीर में एक ट्रंप विरोधी एक ट्रंप समर्थक से उलझा नजर आया। बात इतनी बढ़ गई कि उसने अपना मेगाफोन उस प्रदर्शनकारी पर दे मारा और फिर तो दोनों हाथापाई पर उतर आए। एक जगह कुछ प्रदर्शनकारियों ने गुस्से में ट्रंप को पसंद करने वाले लोगों पर पटाखे तक छोड़ दिए। प्रदर्शनकारियों के बीच इतनी ज्यादा लड़ाई हुई कि सामने आए एक वीडियो में एक युवक बुरी तरह घायल नजर आया। जमीन पर बदहवास पड़ा वो लड़का बड़ी मुश्किल से उठा, लेकिन वो फिर से अपना संतुलन खो बैठा और पीठ के बल जमीन पर जा गिरा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक चुनाव में धांधली का आरोप लगा रहे हैं, इसीलिए वो अमेरिका में जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार के आरा में एक लड़के की मौत के बाद कुछ लोगों ने मुआवजे की मांग करते हुए हंगामा किया। 2 दिन पहले सड़क हादसे में घायल हुए इस लड़के की इलाज के समय मौत हो गई, जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने शव को सड़क पर रखकर हंगामा शुरू कर दिया। प्रदर्शन के समय लोगों ने सड़क जैम कर दी और आग लगाकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते दिखाई दिए। लोगों का ये प्रदर्शन काफी देर तक चलता रहा, जिससे वहां से गुजरने वाले लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इस बीच लोगों ने पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगाया। पटना के राजभवन में हुए शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। 7 बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले वो पहले नेता हैं जिनके शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचे। सबसे पहले राज्यपाल फागू चौहान ने नीतीश कुमार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नीतीश कुमार के बाद उप मुख्यमंत्री के तौर पर तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने शपथ ली। एनडीए के सभी दलों से नीतीश कुमार समेत कुल 15 नेताओं ने शपथ ली, लेकिन इस बार सुशील मोदी को नीतीश कैबिनेट में जगह नहीं मिली। अमित शाह जब पटना के पार्टी ऑफिस पहुंचे तब भी सुशील मोदी उनसे मिलने नहीं पहुंचे। हालांकि शपथ ग्रहण के बाद नीतीश कुमार सुशील मोदी से जुड़े सवाल पर कुछ नहीं बोले। तो वो तो भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है। नीतीश ने साफ किया कि बीजेपी से मंत्री कौन बनता है इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग मिलकर काम करते हैं, मिलकर काम करेंगे, लोगों की सेवा करते हैं, लोगों की सेवा करेंगे। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने संकेत दिए कि जल्द ही सुशील मोदी को कोई दूसरी जिम्मेदारी मिल सकती है। सुशील जी को कोई और रोल अभी मिलेगा। पार्टी में पीढ़ियां बदलती है, पार्टी को नए लोगों को भी लाना पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर नीतीश कुमार और उनके साथ शपथ लेने वाले सभी मंत्रियों को बधाई दी, जिनमें जेडीयू और बीजेपी के अलावा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और वीआईपी के नेता भी शामिल रहे। बीजेपी की तरफ से तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को डिप्टी सीएम बनाया गया। ऐसा पहली बार है जब
बिहार में 2 डिप्टी सीएम बनाए गए। 2 डिप्टी सीएम के अलावा पिछली सरकार में मंत्री पद संभालने वाले मंगल पांडे को फिर से कैबिनेट में जगह मिली। इनके अलावा अमरेंद्र प्रताप सिंह, रामप्रीत पासवान, जीवेश मिश्रा और राम सूरत राय को भी बीजेपी के कोटे से मंत्री बनाया गया। इस तरह बीजेपी के 7 नेताओं ने शपथ ली। इनमें मंगल पांडे अकेले ऐसे नेता हैं जो नीतीश कुमार को पिछली सरकार में भी उनकी मंत्री थे, जबकि जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार के अलावा विजय चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, अशोक चौधरी, मेवालाल चौधरी और शीला कुमारी को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। जीतन राम मांझी की पार्टी एचएएम से उनके बेटे संतोष कुमार सुमन को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, जबकि मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी से खुद चुनाव हार चुके मुकेश सहनी को मंत्री बनाया गया। पटना में पिछले 1 हफ्ते से लापता एक लड़के की अब तक कोई जानकारी नहीं मिलने से खफा लोगों ने हंगामा किया। इन लोगों का आरोप है कि लड़के की हत्या कर उसका शव गंगा में फेंक दिया गया, लेकिन पुलिस उसके शव को नहीं ढूंढ पाई, जिससे खफा लोगों ने सड़क जैम कर हंगामा कर दिया। इस बीच कुछ लोग सड़क पर बैठ गए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई और लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी पुलिस से ही उलझ पड़े। आरोप है कि 1 हफ्ता पहले ही लड़के की हत्या कर दी गई थी, लेकिन पुलिस अब तक उसका शव बरामद नहीं कर पाई। पता कर दिया सर, खाली बोल रहा है खोज रहे हैं सर। हंगामा बढ़ता देख कुछ और पुलिस वालों को वहां बुला लिया गया, जिसके बाद पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटा दिया। कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई में एक अच्छी खबर सामने आई है। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि कोरोना वैक्सीन पर काम कर रही अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने दवा के 3रे चरण के ट्रायल के नतीजे बताए और दावा किया कि उनकी बनाई वैक्सीन ट्रायल के दौरान कोरोना वायरस पर करीब 95% तक कारगर रही। कंपनी का दावा है कि ट्रायल के दौरान करीब 30,000 लोगों को यह वैक्सीन दी गई, जिनमें दवा का काफी अच्छा असर दिखा। इससे पहले अमेरिका की कंपनी फाइजर भी 90% तक कारगर कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा कर चुकी। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण का महागठबंधन ने बहिष्कार किया। बिहार में महागठबंधन ने नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया। आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट का कोई नेता इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ। दिल्ली में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान का 2रा चरण शुरू हो गया। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आईटीओ चौराहे से इस अभियान की शुरुआत की। इसके जरिए राजधानी में वायु प्रदूषण कम होने का दावा किया गया। केजरीवाल जी ने ये प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध शुरू किया है और इसमें दिल्ली के सब नागरिकों को शामिल होने का आह्वान किया है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में गोलाबारी की, जिसका सुरक्षा बल ने मुंहतोड़ जवाब दिया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में इस्लामिक स्टडीज कोर्स की प्रवेश परीक्षा में गैर मुस्लिम ने टॉप किया। राजस्थान के अलवर के रहने वाले शुभम यादव ने इसकी प्रवेश परीक्षा में देश में पहला नंबर हासिल किया। चेन्नई एयरपोर्ट पर 97 लाख से ज्यादा का सोना बरामद किया गया। जिस आरोपी के पास से यह सोना मिला वो दुबई से लौटा था। हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक गाड़ी के खाई में गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी समेत कई लोगों ने दुख जताया। कहा जा रहा है कि मरने वाले ये सभी मजदूर बिहार के रहने वाले थे। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक सड़क हादसे में 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई और पलटी खाने के बाद ये कार बीच सड़क पर ही खड़ी हो गई, जिससे वहां भारी जैम लग गया। हादसे की जानकारी मिलते ही वहां काफी लोग जुट गए। कुछ देर बाद पुलिस भी वहां पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस ने वहां मौजूद लोगों की मदद से किसी तरह कार को बीच सड़क से हटा दिया और रास्ता खुलवाया ताकि वहां फंसी गाड़ियां निकल सके। बताया गया कि इस हादसे में 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें एक शख्स दिन दहाड़े गोली चलाता दिखा, जिसकी वजह से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। इस घटना का वीडियो वायरल हुआ। बताया गया कि ये पूरा विवाद हरे पेड़ों को काटने पर शुरू हुआ और देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि एक शख्स ने एक बुजुर्ग को गोली मार दी। इस घटना के वायरल वीडियो में दिखा कि दोनों पक्षों के झगड़े के बीच एक शख्स बंदूक लेकर आया और उसने दिन दहाड़े गोली चला दी। बताया गया कि गोली सीधा जाकर एक बुजुर्ग को लगी, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। वहीं जैसे ही बुजुर्ग को गोली लगी, उनके परिवार की महिलाएं और उनका बेटा हमला करने वाले शख्स पर टूट पड़े, लेकिन उसने बुजुर्ग के बेटे पर भी हमला कर दिया और वो जमीन पर गिर पड़ा। ये सारी घटना इतनी तेजी से हुई कि वहां बीच बचाव करने पहुंचे लोगों को कुछ समझ ही नहीं आया, लेकिन बाद में उन्होंने गोली चलाने वाले शख्स की पिटाई करनी शुरू कर दी। वहीं मामले की खबर मिलते ही पुलिस ने भी ताबड़तोड़ कार्रवाई की और 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। जो मुलजिम नामजद हैं 4 लोग, पुलिस ने गिरफ्तारी कर लिया है। घटना के बाद पूरे इलाके में पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी और लाइसेंस वाली उस बंदूक को कब्जे में ले लिया जिससे हमला किया गया।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की न्योते पर पीएम मोदी 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ऑनलाइन हिस्सा लेंगे। इस बैठक में कोरोना खतरे से उबरने, आतंकवाद और व्यापार समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। इस सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मौजूद रहेंगे। भारत और चीन सीमा विवाद के बाद ये दूसरा मौका है जब पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग आमने सामने होंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के इस्लामी आतंकवाद पर दिए गए बयान पर पाकिस्तान के कई शहरों में एक बार फिर प्रदर्शन तेज हो गए। पिछले महीने पेरिस में एक टीचर की हत्या के बाद मैक्रों ने मुस्लिम कट्टरपंथियों को सख्त लहजे में कार्रवाई की चेतावनी दी थी, जिसके विरोध में पाकिस्तान के रावलपिंडी और इस्लामाबाद समेत कई शहरों में कट्टरपंथी संगठन तहरीके लब्बैक के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। रावलपिंडी में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने विरोध जताने के लिए कराची जाने वाले रास्तों पर बड़े बड़े कंटेनर रखकर उन्हें बंद कर दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ हुए इस प्रदर्शन में हजारों लोग शामिल हुए, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल भी करना पड़ा। रावलपिंडी के कई इलाकों में इस तरह के प्रदर्शन हुए। कुछ जगहों पर पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत करवा दिया, जबकि कुछ इलाकों में प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए। रावलपिंडी की सड़कों पर हंगामा करने वाले कई लोगों को पाकिस्तान की पुलिस ने हिरासत में लेकर हालात सामान्य करने की कोशिश की। असल में फ्रांस के राष्ट्रपति ने पिछले महीने वहां हुई आतंकी घटनाओं के बाद इस्लामी आतंकवाद पर बयान दिया था, जो वहां के कई कट्टरपंथी संगठनों को पसंद नहीं आया। तभी से पाकिस्तान समेत दुनिया के कुछ देशों में फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं। अरब सागर में मालाबार युद्ध अभ्यास का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। इस युद्ध अभ्यास में भारत के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेनाएं शामिल होंगी। मालाबार युद्ध अभ्यास का दूसरा चरण 4 दिन तक चलेगा और ये युद्ध अभ्यास 20 नवंबर को खत्म होगा। इस युद्ध अभ्यास की खासियत है कि इसमें अमेरिका का जंगी जहाज निमित्ज और भारत का जंगी जहाज INS विक्रमादित्य शामिल हो रहा है। शांति समझौते के बाद नगोर्नो कराबाख में रह रहे अर्मेनियाई लोग अपना घर छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। समझौते के तहत अर्मेनिया को अपने कब्जे वाले नगोर्नो कराबाख के कई इलाके अजरबैजान को सौंपने पड़े, जिसकी तारीख नजदीक आते ही इस इलाके में रह रहे अर्मेनियाई लोग वहां से निकलने लगे। खाली घरों में अजरबैजान की सेना कब्जा न जमा ले, इसके लिए इन लोगों ने खुद अपने ही घरों में आग लगा दी। वहां से सामने आई तस्वीरों में एक तस्वीर में एक आदमी अपने घर में आग लगाता दिखा। कुछ ही देर में बस्ती के ज्यादातर मकान आग के हवाले कर दिए गए। घरों में आग लगाने से पहले लोग अपना सामान इकट्ठा कर गाड़ियों में लादते दिखाई दिए। घर छोड़कर जा रही एक महिला तो फूट फूट कर रोने लगी। बसा बसाया घर छोड़ने का दर्द इनके चेहरों पर साफ दिखाई दिया। कुछ यही हालात दूसरी जगहों पर भी दिखाई दिए। अपने पड़ोसियों और करीबियों से विदा लेने के लिए लोग वहां के एक ऐतिहासिक चर्च में इकट्ठा हुए। इलाका खाली करने से पहले ये उनकी आखिरी मुलाकात थी, जहां वो एक दूसरे को हिम्मत देते नजर आए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी किताब में सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह का भी जिक्र किया है। ओबामा ने अपनी किताब में दावा किया कि मनमोहन सिंह को पीएम पद सोनिया गांधी की वजह से मिला था, क्योंकि मनमोहन के पीएम बनने से राहुल गांधी के भविष्य पर कोई खतरा नहीं था। ओबामा ने अपनी किताब में आगे लिखा कि मनमोहन सिंह को कोई राजनीतिक आधार नहीं था, इसकी वजह से भी सोनिया ने मनमोहन सिंह को पीएम बनाया। साथ ही ओबामा ने दावा किया कि पॉलिसी के मामलों में सोनिया कम बोलती थी और मनमोहन सिंह को ज्यादा बोलने देती थी। यही नहीं, ओबामा ने अपनी किताब में राहुल गांधी को नर्वस और अपरिपक्व नेता बताया। उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी में जुनून की कमी है। उत्तर प्रदेश के बागपत से एक चौंका देने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें 2 लोग नाले में फंसी भैंस का रेस्क्यू करते नजर आए। ये भैंस सड़क किनारे बने नाले में गिर गई थी, जिसकी जानकारी मिलते ही वहां पहुंचे लोग उसे बाहर निकालने में जुट गए और मदद के लिए एक क्रेन को भी बुलाया गया। जिसके बाद 2 आदमी नाले में उतरे और भैंस को एक रस्सी की मदद से क्रेन से बांध दिया। लेकिन जैसे ही उसे ऊपर उठाने की कोशिश की गई, भैंस जोर से छटपटाने लगी। एक पल के लिए उसे बचाने नाले में उतरे लोग भी डर गए और उनमें एक तो गंदे पानी में गिरते गिरते बचा। हालांकि थोड़ी देर छटपटाने के बाद भैंस शांत हो गई, जिसके बाद उसे धीरे धीरे बाहर निकाल लिया गया। सर्दी का मौसम आने के साथ ही LAC पर लगातार पारा गिरने लगा है। गलवान, पैंगोंग और दक्षिणी पैंगोंग के इलाकों की ऊंची चोटियों पर तापमान -20 से -25 तक गिर गया है, जिसके बाद LAC की ऊंची चोटियों पर तैनात जवानों को 12 से 15 दिनों में बदला जा रहा है। यही नहीं, लद्दाख में तैनात सेना के जवानों के लिए स्मार्ट कैंप भी तैयार किए गए हैं, जिनमें बिजली, पानी, कमरे को गर्म रखने वाले हीटर मौजूद हैं। अमेरिका की निजी कंपनी स्पेसएक्स ने एक नया इतिहास रचते हुए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना कर दिया। स्पेसएक्स अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष लाने ले जाने वाली पहली निजी कंपनी।
और फ्लोरिडा के लॉन्च पैड से भरी गई ये उड़ान इस मायने में उसका पहला कमर्शियल मिशन था। अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन पहुंचाने के लिए स्पेसएक्स ने अपने फाल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल किया। काउंटडाउन खत्म होते ही रॉकेट के इंजन चालू हो गए और वो तेजी से ऊपर की तरफ उड़ने लगा। इस अहम उड़ान को देखने के लिए अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस भी वहां पहुंचे। मिशन से पहले चारों अंतरिक्ष यात्रियों को कड़ी सुरक्षा के बीच वहां लाया गया, जहां उन्होंने अपने परिवार वालों और मीडिया से मुलाकात की। इसके बाद वो एक लिफ्ट के जरिए रॉकेट के सबसे ऊपरी हिस्से में मौजूद अंतरिक्ष यान तक पहुंचे। अंतरिक्ष यात्रियों के स्पेस कैप्सूल में पहुंचने के बाद एक बार फिर सारी चीजें जांची गईं और रॉकेट को उड़ान के लिए तैयार किया गया। इसके बाद जैसे ही काउंटडाउन खत्म हुआ, रॉकेट ने आसमान की तरफ उड़ना शुरू कर दिया। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में हाल ही में पाकिस्तान की सेना के गोले दागने से गुस्साए लोगों ने जमीन के अंदर बंकर बनाने का काम शुरू कर दिया। एलओसी के पास हुई पाकिस्तानी गोलीबारी में 3 साल के एक बच्चे समेत 5 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद वहां रहने वाले लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए एक सड़क के किनारे बंकर बनाना शुरू कर दिया। वो लोग जमीन में खुदाई कर बंकर बनाते दिखाई दिए, जिनमें कुछ बुजुर्ग भी शामिल नजर आए। सड़क के साथ में आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे एक शख्स जो हैं वो अब बंकर बना रहे हैं ताकि यहाँ पे लोग महफूज रह सकें। मुंबई पुलिस ने पेट्रोलिंग टीम पर नजर रखने के लिए एक हाईटेक प्लान अपनाया है। न्यूज़ 18 के दिवाकर सिंह की रिपोर्ट है कि पेट्रोलिंग करने वाले पुलिस कर्मियों की निगरानी इलाके में लगाए गए क्यूआर कोड के जरिए की जाएगी। पेट्रोलिंग के दौरान तैनात पुलिस वालों को इस क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा और ऐसा करते ही नजदीकी पुलिस स्टेशन का पता और इलाके की जानकारी उनके मोबाइल पर आ जाएगी, जिसके बाद ये सारी जानकारी उसे कंट्रोल रूम को भेजनी होगी, जिससे ये पता चल जाएगा कि वो मौके पर मौजूद है। पेट्रोलिंग करने वाले पुलिस कर्मियों को हर 2 घंटे में ये अपडेट भेजना होगा। इस प्लान की शुरुआत दक्षिण मुंबई से की गई है, जिसे आने वाले दिनों में पूरी मुंबई में लागू करने की तैयारी। जवान यहाँ पर पेट्रोलिंग करने के लिए आएंगे तो यहाँ पर ऐसे ही इन्हें क्यूआर कोड जो है स्कैन करना पड़ेगा, जिससे ये पता चलेगा कि वहाँ पर वो गश्त करने गए थे। राजस्थान के मंत्री भंवरलाल मेघवाल का निधन हो गया। राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री भंवरलाल मेघवाल का गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। भंवरलाल मेघवाल के निधन पर पीएम और सीएम समेत कई नेताओं ने दुख जताया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच संपत्ति विवाद के कई मामले निपट चुके हैं। साथ ही उन्होंने 1-2 बचे हुए मामलों को भी जल्द सुलझाने का भरोसा दिया। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से दोनों राज्यों के बीच कुछ संपत्तियों पर विवाद चल रहा था। गुजरात में त्योहारों के बाद कोरोना मामले बढ़ने की आशंका जताई गई। इसकी वजह से अहमदाबाद के कुछ कैंसर और किडनी अस्पतालों में दोबारा कोरोना सेंटर शुरू किए गए। बीजेपी नेता दिलीप घोष के पश्चिम बंगाल की तुलना कश्मीर से करने पर टीएमसी भड़क गई। एक दिन पहले दिलीप घोष ने एक सवाल के जवाब में बंगाल को देशद्रोहियों का अड्डा बताते हुए टीएमसी पर तंज कसा था। सारा भारत काश्मीर अवस्था खराब है। इस बयान पर टीएमसी नेता फिरहाद हकीम ने दिलीप घोष पर तीखा पलटवार किया। वो वहाँ का टेररिज्म को समर्थन कर रहे हैं, बंगाल के आदमी को अपमान कर रहे हैं। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उन्हें मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दिल्ली में दिवाली के बाद जहरीली हवा के अलावा यमुना नदी में भी प्रदूषण बढ़ने का असर दिखाई दिया, जिससे कालिंदी कुंज के पास यमुना में फिर जहरीला सफेद झाग तैरता नजर आया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 10 लोग बर्फबारी में फंस गए, जिसके बाद सुरक्षा बल ने उन्हें निकालकर सुरक्षित जगह पहुंचाया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली को दहलाने की बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। न्यूज़ 18 के आनंद तिवारी की खबर के मुताबिक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आतंकवादी जैश-ए-मोहम्मद के बताए जा रहे हैं। दोनों आतंकवादी दिल्ली में बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। खबर के मुताबिक आतंकवादियों ने दिल्ली में धमाका करने की साजिश रची थी। आनंद हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। आनंद, बड़ी साजिश नाकाम हुई है। दिल्ली के किस इलाके से पकड़े गए हैं ये आतंकी? देखिए, अब्दुल रशीद और मोहम्मद अशरफ इनके नाम है। दोनों 20 से 22 साल के हैं और सराय काले खां पे जो मिलेनियम पार्क है वहां पर स्पेशल सेल ने ट्रैप लगाया था और उसके बाद 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस के साथ इन दोनों आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। जैश-ए-मोहम्मद से ताल्लुक रखते हैं और कश्मीर में काफी ज्यादा एक्टिव थे। दिल्ली इन्होंने कई महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की रेकी की थी।
और उसके बाद स्पेशल सेल लगातार इनको वॉच करेगी और उसके बाद ये किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने से पहले स्पेशल सेल ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल ये स्पेशल सेल की कस्टडी में और स्पेशल सेल लगातार इनसे पूछताछ करेगी कौन कौन से हाइड हाउस थे जहाँ पर ये बड़ी साजिश को अंजाम देना चाह रहे थे और किन के इशारे पर ये जैश-ए-मोहम्मद के किन कमांडर से किन टेररिस्टों के आदेश पर ये दिल्ली पहुंचे थे और किस तरह से यहाँ पर ये टेरर एक्टिविटीज को अंजाम देना चाह रहे थे। तमाम चीजों की जानकारी इस वजह से जुटा रही है। बिल्कुल आनंद, तो इन 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से लगातार बीच में फ्रांस में जिस तरह से जो घटना हुई थी और उसके बाद कई जो और भी दूसरे संगठनों से जो दिल्ली में बड़ी साजिश को दहलाने की लगातार जो कोशिशें हो रही थी, उसके बाद कई तरह के अलर्ट जो है वो जारी किए थे सुरक्षा एजेंसियों ने। और त्योहार का मौसम था, दीपावली को लेकर भी पूरी एजेंसियां सजग थी और उसके बाद जिस तरह से दोनों आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया जो 20 से 22 साल की उम्र के हैं महज, ये स्पेशल सेल के लिए एक बड़ी कामयाबी है। और दिल्ली में जो बड़ी वारदात थी वो भी होने से बची क्योंकि इनके पास से जो जिंदा कारतूस और पिस्टल बरामद किए गए हैं। तो जिस तरह से देखा गया कि हाल में जो लून वुल्फ अटैक होता है या जिस तरह से भीड़ में जाके लोगों को नुकसान पहुंचाना, उस तरह की ट्रेनिंग जो युवा मिलिटेंट है उन्हें दी जा रही है। और उसी को लेके पिछले दिनों भी दिल्ली पुलिस ने जो भी आतंकवादी पकड़े थे उनके पास से ज्यादा मात्रा में हथियार और जो पिस्टल और कारतूस वो बरामद किए गए थे। तो इसी रणनीति के तहत अब जो आतंकवादी संगठन है वो दिल्ली में जो बिल्कुल, तो बड़ी साजिश नाकाम की गई है। आनंद, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट के लिए लौटेंगे आपके पास। बढ़ते हैं आगे। बेंगलुरु से एक रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीर सामने आई जिसमें एक पब आग की लपटों में घिरा गया। आशंका जताई गई कि यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसने कुछ ही देर में सड़क किनारे मौजूद इस पब को पूरी तरह अपनी चपेट में लिया। पब की छत से आग की लपटें उठती दिखाई दी और पूरे इलाके में धुआं फैल गया। आग लगने की जानकारी वहां से गुजर रहे लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद दमकल कर्मियों ने आग को बुझाया। गनीमत ये रही कि इस घटना में सब सुरक्षित रहे। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में लोगों के हिंसक विरोध के बाद वहां के नए राष्ट्रपति मैनुएल मरीनो को पद से इस्तीफा देना पड़ा। उनसे पहले मार्टिन विस्कारा पेरू के राष्ट्रपति थे जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे, जिसके बाद वहां की संसद ने महाभियोग चलाकर उन्हें पद से हटा दिया था। और तभी से पेरू हिंसक प्रदर्शनों की आग में झुलस रहा है। राजधानी लीमा की सड़कें फिर जंग का मैदान बनती नजर आईं, जहां हजारों लोग नए राष्ट्रपति मैनुएल मरीनो के विरोध में सड़कों पर उतर आए और उन्होंने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद रास्तों पर तैनात पुलिस ने उन पर कार्रवाई करने में जरा भी देर नहीं लगाई और उसने आंसू गैस के गोले दागकर उन्हें वहां से खदेड़ना शुरू कर दिया। पुलिस की सख्ती से वहां भगदड़ मच गई, लेकिन लोग बाज आने के बजाय उल्टा और भड़क गए और उन्होंने उस पर पटाखों से हमला करना शुरू कर दिया। दोनों ओर से हुई इस झड़प में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 60 प्रदर्शनकारी घायल हो गए। बवाल बढ़ता देख राष्ट्रपति मैनुएल मरीनो ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। A todo el país que presento mi renuncia irrevocable del cargo de presidente de la República। प्रदर्शनों के हिंसक रूप लेने से पहले वहां के लोगों ने राष्ट्रपति के दफ्तर को घेर कर काफी नारेबाजी की। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी मैनुएल मरीनो के पोस्टर भी पकड़े दिखाई दिए जिन पर उनके खिलाफ नारे लिखे थे। यूपी के फतेहपुर में 2 नाबालिग लड़कियों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। दोनों नाबालिग लड़कियों के शव एक तालाब में मिले। लड़कियों के परिवार वालों ने रेप के बाद हत्या का आरोप लगाया है। परिवार का आरोप है कि लड़कियों की बेरहमी से हत्या की गई है क्योंकि दोनों लड़कियों के हाथ पैर बंधे मिले और शरीर पर धारदार हथियार के निशान भी है। परिवार ने पुलिस पर आरोप लगाया कि वो मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और हत्या का आरोप लगाने पर उनके परिवार के एक सदस्य को हिरासत में लिया गया। वहीं पुलिस ने दावा किया कि लड़कियों की मौत तालाब में डूबने से हुई है, जबकि परिवार पुलिस के दावे को खारिज कर रहा है। मामला बढ़ता देख गांव में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। जंगल गई रही साग तोड़े नहीं होने न बांध के डाल दे मार के आंखें भी कटी फूटी रही है दोनों एक कान कट रहा है और हाथ पैर बांध के वही तालाब में डाल दे खून खूब बहत रहा। फिर ढिया से सगलेहा ढूंढ पड़ गया, ढूंढने गए हैं वहाँ से लेके आए हैं। जनपद फतेहपुर के थाना असोथर क्षेत्र के छिछनी गांव में एक तालाब में 2 नाबालिग बच्चियों का शव मिला है। तालाब में सिंघाड़े लगे हुए थे एवं आसपास के लोगों तथा गांव के लोगों से बातचीत करने से यह स्पष्ट हो रहा है कि
ये बच्चियां तालाब में सिंघाड़े तोड़ने आई थी, जहां पर गहरे पानी में चले जाने से डूबकर उनकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में पुलिस द्वारा आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। एमपी के इंदौर से चौंका देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जिसमें महाराजा यशवंतराव अस्पताल में बच्चा चोरी के आरोप में एक परिवार जमकर हंगामा करता दिखा। इन लोगों ने एक नर्स पर डिलीवरी के बाद उनके बच्चे को चोरी करने का आरोप लगाया और गुस्से में अस्पताल के अंदर खूब बवाल किया। नौबत यहां तक पहुंच गई कि उस परिवार का एक सदस्य मारपीट के लिए हाथ में लोहे का पाइप लेकर अस्पताल के स्टाफ की तरफ दौड़ पड़ा। तभी वहां मौजूद लोगों ने उसे घेर लिया और उस आदमी को शांत कराने की कोशिश में जुट गए। हंगामे के बीच अस्पताल के कुछ गार्ड भी वहां पहुंच गए। उन्होंने वहां मौजूद लोगों की मदद से गुस्साए परिवार को समझा बुझाकर शांत किया। यूपी के बुलंदशहर में एलएलबी की पढ़ाई कर रही एक छात्रा ने खुदकुशी कर ली। आरोप है कि पीड़ित ने पुलिस में गैंगरेप की शिकायत की थी और कार्रवाई नहीं होने की वजह से खुदकुशी की, जिसके पास से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें आरोप लगाया गया कि कमरुद्दीन नाम के एक युवक ने अपने दोस्तों के साथ उसका गैंगरेप किया, लेकिन पुलिस वालों से शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। वहीं बुलंदशहर पुलिस ने दावा किया कि लड़की का गैंगरेप नहीं हुआ और जो आरोपी हैं उनकी लोकेशन लड़की की बताई लोकेशन से अलग मिली। हालांकि बाद में पुलिस ने मामला दर्ज कर जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पिछले महीने की 3 तारीख को मेरी बेटी को कमरुद्दीन ने अपने दोस्तों के साथ उठाया और उससे दुष्कर्म का प्रयास किया, ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। वो जैसे तैसे जान बचा के भागी और घर पहुंची। उसने सारा वृत्तांत बताया हमें, तो हमने रिपोर्ट दर्ज करी। प्रथम दृष्टया जो आरोप लगाए गए थे इस FIR में कहीं से उसकी पुष्टि नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी विवेचक को जिस तत्परता के साथ इस प्रकरण को सॉल्व करना चाहिए था वो नहीं की गई, जिसके परिणाम स्वरूप विवेचक को आज निलंबित कर दिया गया है। और आज लड़की ने एक सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें इन 3 लोगों को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार माना है। पिता की तहरीर के आधार पर इन तीनों के विरुद्ध 306 IPC का अभियोग दर्ज कर इनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।